Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी जनरल एनेस्थीसिया जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पूरा जनरल एनेस्थीसिया इस वीडियो में कराऊंगी। आपको ये वीडियो विदाउट स्किप एंड तक देखनी है, ओके। और मैं एनेस्थीसिया की वीडियोस डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप रिसेंट वीडियोस में प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जनरल एनेस्थीसिया। मैं ये कह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। और किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बीच में ही कमेंट कर देना, ठीक है। सबसे पहले आती है बात डेफिनेशन की। तो इट इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। सारी सेंसेशन और कॉन्शियसनेस का लॉस इसके अंदर होता है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर ट्राइड्स हैं। वो ट्राइड क्या है? नार्कोसिस करता है, एनाल्जेशिया और मसल रिलैक्सेंस का ये काम करते हैं। लेकिन इसके कार्डिनल फीचर्स जो है वो बैलेंस में किसको बोला है? एक तो एनाल्जेशिया, एक एमनेशिया, एक एंजाइलोलाइसिस, एक जो आपकी सोमैटिक और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को एबोलिश करे, और नाउअडेज मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल हेमोडायनामिक एंड फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस। अंडरस्टूड? तो ये 5 चीजें जिसमें होती हैं वो बैलेंस जनरल एनेस्थीसिया कहलाएगा। तो आपको ये एज इट इज रटने हैं, ये समझ लो, ठीक है। बट आपको ये याद होने चाहिए। देखो, पहली बात तो पेन नहीं होना चाहिए उस बंदे को, ठीक है। पेन को खत्म करता है, उसको भुलाता है कि हाँ भाई कल तेरा ऑपरेशन है, ये है वो है, तो भाई उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तीसरी बात, मसल्स उसके सारे रिलैक्स हो जाएंगी। मसल रिलैक्स होंगे तभी तो आप सर्जरी कर पाओगे। नेक्स्ट, कोई भी उसकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसको एबॉलिश करना है। और उसका जो आपका हीमोडायनामिक है वो भी बैलेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया वो ड्रग्स होती हैं जो आपकी रिवर्सिबल करती है ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस का। अब इसकी आती है इंडिकेशंस। कहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया को यूज किया जाता है? जहाँ पे पेशेंट अनफिट हो एलए के लिए। व्हाट यू मीन बाय एलए? एलए इज लोकल एनेस्थीसिया, ओके। जहाँ पे डीप रिलैक्सेशन चाहिए वहां पे, लंबी सर्जरी है वहां पे जनरल देते हैं। बच्चों में, चिल्ड्रंस में जो मेंटली इल है, जो कोऑपरेट नहीं करते, उनमें जनरल देते हैं, ठीक है। जिनमें काफी सारी पैथोलॉजी है, जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स है, काफी सर्जरी करनी पड़ेगी, उनमें जनरल देते हैं। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में, लोकल इन्फेक्शन में, जो पेशेंट फिट है इंट्यूबेशन के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बंदा इंट्यूबेशन के लिए फिट है ना, तब भी हम उसको जनरल देंगे, वरना हम जनरल नहीं देंगे। क्योंकि इसमें इंट्यूबेट करना पड़ता है। इसकी एक मतलब एक प्रोसीजर ही है कि इंट्यूबेट इसमें होता है। तो जो इंट्यूबेशन के लायक नहीं है तो उसमें हमें जनरल नहीं देना है, ठीक है जी। ये इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। मैंने आपको, अगर आपको पता हो, मैंने स्पाइनल के टाइम पे आपको बताया था कि इसमें ना फुल स्टमक हम जीए में नहीं दे सकते, लेकिन हम स्पाइनल दे सकते हैं फुल स्टमक वाले में, क्योंकि ये आपका रेस्पिरेटरी चोकिंग करता है, ठीक है। एस्पिरेशन का ज्यादा चांसेस रहता है। और जिसकी कोई नेक में डिफॉर्मिटी है, क्योंकि अगर गर्दन में दिक्कत है तो ट्यूब डालने में दिक्कत होगी, इंट्यूबेट करने में दिक्कत होगी, तो हम जनरल नहीं दे पाएंगे, तो वहां पे नहीं करना। जिसके कोई एयरवेज में इरिटेबल हो कि हम उसके अंदर ट्यूब डालें तो उसको कोई भी पता नहीं क्या ही हो जाए, अस्थमा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो बाहर निकाल दे, तो ऐसे में नहीं हमें करना, ठीक है। या फिर जिसमें बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन हो, या फिर ASA 4 ग्रेड हो, या सर्टेन 3rd ग्रेड हो। ये क्या है भाई? ये नहीं पता आपको? अब ये पढ़ते हैं क्या है ये, ठीक है। तो ASA क्या होता है? ASA ग्रेडिंग क्या है? द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थियोलॉजिस्ट ASA स्कोर इज अ, ये ना पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने ना 6 क्लासिफिकेशन बनाई है, 6 स्टेजेस बनाई है। पहला है, वह पहला हम उसको बोलते हैं जो बंदा बिल्कुल फिट है। दूसरा, जिसको थोड़ी बहुत दिक्कत है बट उसकी फंक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, जिसको बहुत ज्यादा सीवियर सिस्टमिक डिक्शन डिसीजेस हैं। और ठीक है, लिमिटेड एक्टिविटी बट नो इनकेपेसिबिलिटी, ठीक है जी। ये है। फोर्थ हमने कहा था थर्ड वाले में, और सर्टेन थर्ड और फोर्थ में हम नहीं करना है। फोर्थ क्या है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है उसको,
पांचवें में 24 घंटे के अंदर मरने वाला है, छठे में तो ब्रेन डेथ हो ही चुकी है। तो ASC ग्रेडिंग क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थोलॉजिस्ट, इसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग पेशेंट की इन्होंने ग्रेडिंग की हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। फर्स्ट जो कंप्लीटली हेल्थी है, सेकंड में थोड़ी बहुत ही दिक्कत है लेकिन फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में बहुत ज्यादा दिक्कत है, चौथे में तो लाइफ थ्रेटनिंग है, पांचवें में तो 24 घंटे के अंदर मरने वाला है और छठे में ब्रेन डेथ हो गई है। अब आती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया एक इनहेल करते थे, एक आईवी होता है। तो एक इनहेलेशन, एक इंट्रावेनस। तो इनहेलेशन क्या है? इनहेल में गैस और लिक्विड आता है, आईवी में फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग आता है। तो इनहेलेशन में गैस नाइट्रस ऑक्साइड, इथेलिन, ये कर लेना, लिक्विड में डाइथाइल ईथर, हेलोथेन, ये आ जाएगा। आईवी फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग। फास्ट मेनली जनरल एनेस्थीसिया में थियोपेंटोन सोडियम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्लो में केटामाइन, डायजेपाम, मिडाजोलम आप यूज कर सकते हो। मिडाजोलम का भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमिंग फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। एक आता है इसमें सबसे पहले इंडक्शन, करेंगे आप इंडक्शन। सेकंड आता है उसको मेंटेन करना है एनेस्थीसिया को। थर्ड आता है रिकवरी। फोर्थ आता है कितना डेप्थ तक एनेस्थीसिया जाता है। ये चारों वर्ड्स, चारों नाम आपको याद होने चाहिए। पहले पे इंडक्शन, दूसरे पे मेंटेन, तीसरे पे रिकवरी, चौथे पे डेप्थ कितनी है। डेप्थ में भी 4 है। एक तो सबसे पहले स्टेज में अगर जैसे एनएससीसी लगाया, सबसे पहले तो उसको एनाल्जेशिया इफेक्ट मिलेगा, पेन खत्म होगा। दूसरे में उसको एक्साइटमेंट, उसकी इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो जाएगी पर आपको घबराना नहीं है, वो इसकी स्टेज है, वो इसकी डेप्थ है कि वो होगा ही होगा एक्साइटमेंट। थर्ड में आप सर्जरी कर सकते हो, चौथे में पहुंच गया तो भाई फिर नहीं आप संभाल सकोगे, उसके मेडुलरी पैरालिसिस और डेथ हो सकती है। अब स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, अब आपने जो डेप्थ पढ़ी है उसके अंदर 4 चीजें पढ़ी हमने, एनेस्थीसिया, एक्साइटमेंट, हाँ सर्जिकल कर सकते हैं, और आपका फोर्थ पैरालिसिस का है। तो एक एक पढ़ते हैं। स्टेज ऑफ एनाल्जेशिया क्यों होता है, पेन खत्म कैसे होता है, इसमें ना हमारा कौन से सेल ऐसे होते हैं जो पेन करते हैं, तो वो सेल, जो सेल मतलब कि जो वो सेल होते हैं ना वो पेन करते हैं, वो कौन से सेल है, सबस्टेनिया जिलेटिनोसा। सबस्टेनिया जिलेटिनोसा पेन करते हैं, तो अब इसको ही रोक दो तो पेन नहीं होगा, बस यही बात इसके अंदर बोल रखी है, ठीक है जी। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट किसके कारण होती है, हमारी ड्यू टू इनहिबिट ऑफ स्मॉल इनहिबिटरी न्यूरॉन ऑफ गोल्जी टाइप 2 और पैराडॉक्सिमल फैसिलिटेशन ऑफ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और इसके अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाती है शुरू, और रिदमिक रेस्पिरेशन इसमें होती है, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट साउट करेगा, स्ट्रगल करेगा, होल्ड इज ब्रीथ, ये सारे उसके अंदर लक्षण वहां पे आपको मिलेगा। हार्ट रेट और बीपी उसका रेज मिलेगा, प्यूपिल डायलेट हो जाता है सिंपैथिक स्टिमुलेशन के कारण। थर्ड आता है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, इसमें आप सर्जरी कर सकते हो। इसके अंदर भी 4 प्लेन है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। प्लेन 1 के अंदर उसकी आंखें रोल कर रही होंगी, दूसरे में उसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, तीसरे में डायलेट होना शुरू हो जाएगी और लेरेंजियल रिफ्लेक्स हो जाएगा लॉस, ठीक है। और चौथे में तो उसका पैरालिसिस हो जाएगा, स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। इसके अंदर उसकी ब्रीथिंग सब रुक जाएगा, सर्कुलेशन रुक जाएगी और डेथ उसकी हो जाती है। तो ये एक इन्होंने मतलब एक टेबल बना रखा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन देखना है, स्टेज 1 में इरेगुलर, स्टेज 2 में भी इरेगुलर, थर्ड में रेगुलर हो जाएगी, फोर्थ में तो जर्की होगी, फोर्थ में होगी ही नहीं, ठीक है। प्यूपिल इसके अंदर स्टेज 1 में कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, सेकंड में डायलेट हो जाते हैं, थर्ड में फिर कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर आपका प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, देन 1/2 डायलेट, 2/3, 3/3 और फुली डायलेट हो जाते हैं। इतना ही पढ़ना है, इसमें से ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अब आता है प्रोटोकॉल ऑफ जीए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी 4 नंबर में आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास प्रोटोकॉल ऑफ जीए, सबसे पहले आता है प्री मेडिकेशन। ध्यान से सुनना, आप आपको एक इमेजिन करना है कि आपके पास पेशेंट है, आपको जीए देना है, तो उससे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले उसको दवाइयां देनी है, उसके बाद आपको उसका प्री ऑक्सीजनेशन करना है, फिर आपको इंडक्शन कर देना है, फिर मसल रिलैक्सेंस देना है आपको इंट्यूबेशन के लिए, फिर इंट्यूबेशन करनी है, फिर आपको एनेस्थीसिया को मेंटेन करना है, फिर रिवर्स करना है और फिर ट्यूब को बाहर निकालना है।
मैं रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेडिकेशन, प्री ऑक्सीजनेशन, फिर आपको इंडक्शन, फिर मसल रिलैक्सेंस इंट्यूबेशन के लिए, फिर इंट्यूबेशन, फिर आपको एनेस्थीसिया मेंटेन, फिर रिवर्स, फिर एक्सट्यूबेशन। प्री मेडिकेशन दवाइयां आपको 6 देनी, ठीक है। तो वो 6 कौन सी हैं आपको देखना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है एंजाइलोलाइटिस, एंजाइलोलाइसिस, एमनेशिया, एंटी एमेटिक, एंटासिड, एंटी ऑटोनॉमिक और एनाल्जेसिया। देखो एंजाइलोलाइसिस, एंजाइटी ना हो तो उसके लिए बेंजोडाइजापिन आपको देनी है। एमनेशिया मतलब उसकी याददाश्त चली जाए, बेंजोडाइजापिन इसमें देनी है। एंटी एमेटिक डोपामाइन देना है, ठीक है। और एंटासिड के लिए आपको H2 ब्लॉकर्स ये देना है। एंटी ऑटोनॉमिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक या एंटी सियालगोग्यूल्स, क्योंकि इसके अंदर सिक्रीशंस होगी, सिक्रीशंस को सुखाने के लिए एंटी सियालगोग्यूल्स आप देते हैं, जिसके अंदर आ जाएगा बीटा ब्लॉकर्स। और एनाल्जेसिया आपका ओपियोइड्स आएगा, ठीक है। तो अब आपकी 6A से ये ड्रग्स शुरू होती हैं। एंजाइलोलाइसिस ड्रग्स, एनाल्जेशिया, एंटीसियालगोग्यूल, एंटीएमेटिक और एंटाएसिड और अमनेशिया। एंजाइलोलाइसिस ड्रग्स क्या होते हैं? इसमें आपका एंजाइलोलाइसिस ड्रग जो होती है इसमें आपका बेंजोडाइजापिन, ठीक है, और डायजेपाम आएगा। एनाल्जेशिया के अंदर पैटेडिन आएगा जो कि आपको आयन देना। पहले के टाइम पे इसको यूज किया जाता था, आज के टाइम पे फेंटानिल यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीसियालगोग्यूल्स जो कि है ट्रोपिन, ठीक है। एंटी एमेटिक में ऑन्डेंस्टिरोन आएगा इसके अंदर। एंटी एमेटिक में ऑन्डेंस्टिरोन, डोपामाइन और मेटाक्लोप्रोमाइड। एंटासिड्स में H2 ब्लॉकर्स या रेंटिडिन, ओमिप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल। और एमनेशिया सेम एंजाइलोलाइसिस के जैसा आएगा। ये हमने प्री मेडिकेशन की बात कर ली। प्री ऑक्सीजनेशन, इसके अंदर आपको 100% ऑक्सीजन देने हैं 3 मिनट के लिए। इंडक्शन, अब आपको जीए ड्रग दे देनी है, कौन सी? थियोपेंटोन सोडियम 4 to 5 mg पर केजी। मसल रिलैक्सन देना आपको शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि आपको इंट्यूबेट करना है, तो उसके लिए आप स्कोलिन या सक्सेनाइल कोलिन आप दे सकते हो। फिर इंट्यूबेट करना है स्टेज 3 प्लेन 3 के अंदर, ठीक है। और देन आपका मेंटेन करना है एनेस्थीसिया को। 66 इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड, 33 ऑक्सीजन देनी है। ये इंपॉर्टेंट है, 66% नाइट्रस ऑक्साइड, 33 ऑक्सीजन देनी है। और लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सन देना है, जैसे कि पेनक्रोनियम, वेक्रोनियम और अल्ट्राक्रोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवर्स करना है आपको। न्यूस्टिगमाइन और एट्रोपिन देके आप उसको रिवर्स करा सकते हो। एक्सट्यूबेट, ट्यूब को तभी बाहर निकालना है जब आपको समझ में आ जाए कि वो बंदा अब बिल्कुल होश में हो। उसका नाम, उसका पता सब उससे पूछना है। जब वो आंसरिंग करने लग जाए तब आपको समझ लेना है कि वो होश में आ गया है। अगर होश में ना आए तो आपको पीना, उसकी स्टर्नम, उसकी इनर कैंथस को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये जो था वो सब प्रोटोकॉल था। 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं या उससे ज्यादा में भी आपसे पूछ सकते हैं। बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की, तो इसके अंदर आपकी रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रीनल, न्यूरोलॉजिकल और अदर्स इसकी आती हैं। अदर्स क्या? मेनली जीए वाली आएंगी। तो रेस्पिरेटरी में सबसे पहले हाइपोक्सिया होता है। क्यों होगा हाइपोक्सिया? एक तो इंट्यूबेट ढंग से नहीं होगा, या फिर उसने एस्पिरेट कर लिया कोई भी गैस्ट्रिक कंटेंट, या वेंटिलेशन कम होगी, एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रोंकोस्पाज्म है, ठीक है। इन सब के कारण हो सकता है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारे कारण, डॉक्टर के कारण। लोअर के कारण, लोअर होती है तो मतलब पेशेंट कोई कोई बीमारी है। अपर में तो ये है कि ट्यूब या तो मुड़ जाए, या वहां पे टूट जाए, या फंस जाए, ठीक है, या उसी में कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण होते हैं। तो अब रिमूव कर लो ट्यूब को, उसको दोबारा डाल दो और वेंटिलेशन करना है। लोअर में उनको क्या होता है कि ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई, लंग्स में ही कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे तो उसी को ठीक करना पड़ेगा। स्लीप एपनिया क्या होता है? जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी जिनको होती है, उनको सोते सोते सांस रुक जाता है, तो वहां पे ट्रीट कैसे करोगे? ऑक्सीजन देके। फिर पल्मरी बैरोट्रोमा या फिर न्यूमोट्रोमा, इसमें इतनी ज्यादा हवा भर जाती है, ऊपर तक चला जाता है उसमें। सबक्यूटेनियस सर्जिकल एम्फिसीमा, और इसमें ग्रोस हाइपर इन्फ्लामेशन हो जाती है लंग्स की, तो इसमें चेस्ट ट्यूब डाल के हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन। इसमें एमआई हो सकता है आपका, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसमें मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई की कमी या इम्बैलेंस होने के कारण। ईसीजी कराओ तो ऑक्सीजन दे दो इसके अंदर। हाइपोटेंशन, क्योंकि हेमरेज हुआ है, एनेस्थेटिक एजेंट दिया है, उसके कारण आपको होगा तो डिस्मोप्रेसिन आप दे सकते हो। हाइपरटेंशन क्यों होगा? क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। केटामिन लाइक ड्रग है जो, या हाइपरकैप्निया है, या इंटुबेट के कारण होता है इसमें। तो आपको इसमें डीप एनेस्थीसिया ज़्यादा देना है। कार्डिक एरिथमिया क्यों होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के कारण, हाइपोवोलेमिया या हाइपोक्सिया, इन सब के कारण होता है। स्ट्रोक क्यों होता है? स्ट्रोक मेनली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, ये आफ्टर 2 to 10 डेज आती है। क्या कारण है? कि इसमें एयर का या फैट का एम्बोलिज्म चला जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, और हाइपोकोगुलेशन स्टेट के कारण, और CO2 ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जब डालते हैं ना, उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। तो स्टॉप एंट्री, हेपरिन देना आपको IV 500 यूनिट, 5000 सॉरी, और 100% ऑक्सीजन, और वहां पे आपको कैथेटर लगाने हैं। अब नेक्स्ट आता है रीनल की कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, इनको ना थोड़ा रीड कर लेना, मतलब वैसे अलग से पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, बट थोड़ा थोड़ा आपको पता जरूर होना चाहिए इसमें, ठीक है। मेन इसमें प्रोटोकॉल और स्टेजेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा 10 नंबर में आ जाए तो आपको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी सारी बतानी पड़ेंगी। वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो रीनल में प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। पहले क्या होगा कि इसके अंदर यूरिन आउटपुट कम होगी, तो IV फ्लूइड दे दो। रीनल में क्या दिक्कत है कि किडनी सही नहीं चल रहा है, उसी में कोई दिक्कत है। पोस्ट में क्या है, उसके अंदर कोई कैलकुलस है, या फिर बीइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया, तो उसके अनुसार ही आपको उसको ट्रीट करना है। न्यूरोलॉजिकल में कन्वर्जेंस, डिलीरियम, डिले रिकवरी, पेरिफेरल नर्व इंजरी, ये होता है। तो कन्वर्जेंस क्यों आते हैं उसको? ड्रग्स के कारण, हाइपोक्सिया के कारण, तो ऑक्सीजन दे दो। डिलीरियम फुल ब्लेडर के कारण, ये ड्रग्स के कारण, तो आपको कैथेटर लगाना है। डिले क्यों होता है? क्योंकि आपने ज्यादा एनेस्थीसिया यूज कर रखा होगा, ओवरडोज दे रखी होगी, तो डिले रिकवरी होता है। वेट कर लो इसमें, ठीक है। GI में क्या आएगा? नॉइजिया, वोमिटिंग, ठीक है। हाइपोथर्मिया, शिवरिंग होगा, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि कैरेटीन का एक्सपोजर होने से हो जाता है ये। और इसके अंदर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप आपको डालने हैं। हिपैटिक में हेलोथेन के कारण होता है, H से हिपैटिक, H से हेलोथेन, ठीक है। एनाफिलैक्सिस, मसल रिलैक्सेंस के कारण वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जनरल एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो। और अब एक बार जस्ट रिव्यू दे देती हूँ मैं आपको, हमने GA में क्या क्या पढ़ा है। इट्स डेफिनेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ASA ग्रेडिंग क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट है, और प्रोटोकॉल ऑफ GA भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, ठीक है। मेनली इसको इसी सीरीज में याद रखना है कि ये मेनली रेस्पिरेटरी पे सबसे पहले काम करते हैं, देन सर्कुलेटरी, देन रिनल, न्यूरो, देन GI वगैरह, या और भी जो बताए हैं, ठीक है। किसको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।